Hello everybody, Namaskar. This is Vikas Kumar. Welcome to our channel, The Ethical Bureaucrat. We were doing Indian Economy Previous Year Question Series right from 2011 से 2024. अगर आपको पिछले लेक्चर्स का PDF वगैरह चाहिए तो you can join this Telegram channel and group. You can also follow me on the Instagram. Now अभी तक हमारा पिलर 1 हो गया है, पिलर 2 कंप्लीट है, पिलर 3 भी कंप्लीट है, पिलर 4 हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने 4A that is sector of economy agriculture कर लिया था. In this video we are going to solve the questions from 4B and 4C. So the next chapter, that is chapter number 12, 4B, sectors of economy, manufacturing, services, ease of doing business, IPR, startup, MSME. पहला क्वेश्चन देखते हैं. दिस इज फ्रॉम 2024. क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग. पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, दूसरा मोटर व्हीकल, तीसरा करेंसी स्वैप. कह रहा है विच ऑफ द अबव इज आर कंसिडर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. अब सबसे पहला तो बात ये उठता है ना कि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है. सो दिस इज एसेंशियली अ कॉन्ट्रैक्ट. समझिएगा, दिस इज एसेंशियली अ कॉन्ट्रैक्ट दैट हैज मॉनेटरी वैल्यू. हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ये कुछ रिप्रेजेंट कर रहा होगा. क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? अगर मान के चलो कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट है, अगर कोई पेपर का टुकड़ा है, राइट, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा अ राइट टू रिसीव मनी, है ना. जैसे कि मान लो कि ये क्या होगा, ये आपको एक बॉन्ड ही है. अब आपके पास बॉन्ड है, इसका मतलब यू हैव द राइट टू रिसीव द मनी, है ना. सो लाइक अ बॉन्ड विच इज अ लोन दैट विल बी रीपेड विद इंटरेस्ट. तो आप ये कागज के टुकड़े को, जो कि एक बॉन्ड हो सकता है, आप इसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलोगे, है ना. जो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि ठीक है, आपने इतने का बॉन्ड खरीदा तो कंपनी जो है वो आपको इतना इंटरेस्ट पे कर रही है एंड फिर इतना टाइम हो जाएगा तो चलो आपको ये फुल अमाउंट भी दे दिया जाएगा. कुछ भी लिखा होगा, राइट. मतलब कि ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास ये पेपर है तो यू हैव द राइट टू रिसीव द मनी. या फिर ये भी तो हो सकता है ना कि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास ये पेपर है तो हम कह सकते हैं क्या कि इसका मतलब हो गया आपके पास ओनरशिप है किसी चीज का, है ना. जैसे कि वो चीज क्या हो सकता है, जैसे कि स्टॉक हो सकता है which represent a share of ownership in a company. तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया? एक तरीके का क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट ही हो गया जिसका मॉनेटरी वैल्यू है. अब वो एग्जांपल के तौर पे आप ऐसा समझिए कि आपके पास ऐसा पेपर है थ्रू विच यू हैव अ राइट टू रिसीव मनी. आपके पास एक ऐसा पेपर है थ्रू विच यू हैव ओनरशिप ऑफ समथिंग. अब क्या ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये जो ETF है, क्या ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है? एकदम है. अगर आप हल्का फुल्का भी ETF के बारे में जानते होगे तो आपको पता है कि इट एक्ट लाइक बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज. इसमें स्टॉक में भी पैसा जा रहा है, बॉन्ड्स में पैसा जा रहा है, कमोडिटीज में पैसा जा रहा है ना. ETF आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज. तो इतना कहानी से आप इसको टिक कर सकते हो क्या अगर ETF ये होता है तो? ये बताइए, करेंसी स्वैप ये होगा. दिस इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट जहां पे दो पार्टी एक्सचेंज प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट इन डिफरेंट करेंसीज. दिस करेंसी स्वैप इज यूज्ड फॉर हेजिंग, दैट इज रिस्क प्रोटेक्शन. दिस करेंसी स्वैप इज यूज्ड फॉर स्पेक्यूलेशन, दैट इज प्रॉफिट मेकिंग. सो करेंसी स्वैप है क्या? दिस इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट जहां पे दो पार्टी एक्सचेंज करते हैं प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट इन डिफरेंट करेंसीज. तो ये भी एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है. और डिटेल में समझना है, जब स्टैटिक पढ़ेंगे तब समझ लेंगे करेंसी स्वैप, ठीक है. तो 1 और 3 तो इतना सही समझने से समझ में आ रहा है कि 1 और 3 पक्का होगा. 1, 3 इसमें है एंड 1, 3 इसमें है. मोटर व्हीकल कैसे हो सकता है? मोटर व्हीकल तो आपका फिजिकल एसेट है. दीज आर नॉट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. दे डू नॉट रिप्रेजेंट फाइनेंशियल वैल्यूज लाइक स्टॉक, बॉन्ड्स. तो मोटर व्हीकल होगा नहीं. एंड ऑप्शन दिया हुआ है, देखो ना, यहाँ तो बचता क्या है? बचता है ये एंड ये. आंसर होगा D, 1 और 3. क्या पूछा? 2024 का क्वेश्चन है. इससे रिसेंट क्वेश्चन क्या कराएंगे हम, राइट. एंड 2024 में भी एक टर्म के अराउंड बस क्वेश्चन बना दिया. हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ETF पे PhD करते हैं, करेंसी स्वैप पे PhD करते हैं, राइट. एंड यहाँ टर्म पे आपको क्वेश्चन बना दिया है. जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ दिया हुआ है, हमने देख लिया है. आंसर इज D, 1 और 3. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एक सेकंड. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू इंडिया. 2023 का ये क्वेश्चन है. 2 स्टेटमेंट लिखा हुआ है. हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट. सही कौन सा है? लिख रहा है कि according to Micro, Small, Medium Enterprise Development Act 2006, the medium enterprises are those with investment in plant and machinery between 15 crore to 15 crore and 25 crore. तो medium enterprise कौन सा है? तो जहां इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी 15 करोड़ एंड 25 करोड़ के बीच में है. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. अब ये तो पता होना चाहिए. नहीं पता है तो हम क्या ट्रिक लगा देंगे इसमें? पहले के समय क्या हो रहा था, मतलब शायद 2020 के पहले क्या हो रहा था कि मीडियम एंटरप्राइज जो है इसको डिफाइन किया जाता था एज दोज विथ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट्स एंड मशीनरी बिटवीन 5
CR to 10 CR, ठीक है। एंड दिस डेफिनेशन इज एज पर MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006। कितना है लिमिट? 5 करोड़ से 10 करोड़। यहाँ लिखा हुआ है 15 से 25, तो गलत हो गया। लेकिन साथ में ये 2023 का क्वेश्चन है, आपको दिमाग में ये भी रखना है कि 1 जुलाई 2020 से इस लिमिट को रिवाइज कर दिया गया टू 50 CR, तो भी ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखिए, ऑल बैंक लोन टू MSME क्वालिफाई अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। हमने बहुत डिटेल में समझा था कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है, PSL क्या होता है, पढ़ा था हमने। एंड हमने वहां देखा था कि MSME को जो लोन वगैरह दिया जा रहा है वो PSL के अंदर आता है। सो सेकंड स्टेटमेंट तो सही होगा। बैंक लोन टू MSME क्वालिफाई एज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। क्या था ये PSL के तहत हमने देखा था कि बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू अलोकेट अ फिक्स परसेंटेज ऑफ देयर टोटल लेंडिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर इंक्लूडिंग MSME, कि जितना एक बैंक है वो जितना लोन दे रहा है उसमें सर्टेन परसेंटेज ऑफ लोन जो है वो उसको देना पड़ेगा, किसको? प्रायोरिटी सेक्टर को। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है सर, आंसर इज B ओनली, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन इंडिया which one of the following compiles the information on industrial dispute, closures, retrenchment, layoff in factories employing worker। तो 4 डिपार्टमेंट 4 बॉडी का नाम लिखा हुआ है, हमसे सिर्फ पूछ रहा है कि इन इंडिया which of the following compile information on industrial dispute, अगर हो रहा है, क्लोजर हो रहा है, retrenchment हो रहा है, layoff हो रहा है, तो कौन कंपाइल करता है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा लेबर ब्यूरो, ठीक। अब इससे ज्यादा इसमें PhD करने का कोई जरूरत है नहीं, राइट। उसके बाद भी इसके अलावा अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे स्ट्राइक्स क्या होता है, लॉकआउट्स क्या होता है, वो हम यहाँ पे लिख दिए आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे स्ट्राइक क्या होता है, यहाँ पे स्ट्राइक्स में ध्यान रखिए, स्ट्राइक्स में वर्कर आपको काम करना बंद कर देते हैं। क्यों करना बंद कर देते हैं? टू डिमांड बेटर वेजेस, कंडीशंस, राइट्स। जबकि लॉकआउट्स में क्या हो रहा है? लॉकआउट्स में जो एम्प्लॉयर है, आप ऐसे समझो जो मालिक है, जिसका वो फैक्ट्री है, वो काम को रोक देता है टू प्रेशर द वर्कर्स और ड्यू टू सम फाइनेंशियल इश्यूज, राइट। यहाँ सिंपल पूछ रहा था कि इन सब इंफॉर्मेशन को कंपाइल कौन करता है? तो कंपाइल लेबर ब्यूरो करता है। क्वेश्चन नंबर 4, विथ रेफरेंस टू फॉरेन ओन्ड ई-कॉमर्स फर्म ऑपरेटिंग इन इंडिया। मैंने ऐसे ई-कॉमर्स फर्म जिसका मालिक कहाँ है? विदेश में, लेकिन वो ऑपरेट कहाँ हो रहा है? इंडिया में। उसके रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है, गलत है, ये बताना है। लिख रहा है दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म एज मार्केट प्लेस, ठीक है। डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा रुक जाइए। दूसरा स्टेटमेंट देखो, द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड। ये भी स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा रुकिए। अब एकदम बेसिक से समझते हैं, शायद बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है देख लेंगे। देखो, एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई-कॉमर्स रूल्स 2020 है, ठीक है। इसके साथ साथ बाद के अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, वो भी देख लेते हैं 2022 में, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर रूल है, दिस पर्टिकुलर रूल रेगुलेट द ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, जैसे कि अमेजोन हो गया। तो एक बात तो समझ में आ गया कि ये पर्टिकुलर रूल जो है वो रेगुलेट करता है फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को। एंड दीज रूल अप्लाई टू बोथ द इंडियन and foreign e-commerce companies that sell goods or services to the Indian consumer, right। अब पहला स्टेटमेंट के रिगार्डिंग कुछ समझते हैं। देखो, ई-कॉमर्स रूल जो है ना, this particular rule, it strictly prohibits marketplaces from holding inventory, बता देंगे अभी, सब बता देंगे, और selling their own good, own product। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि फॉरेन ई कॉमर्स फर्म्स जैसे कि Amazon, Flipkart, they cannot follow inventory based model। क्या होता है इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल? इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में क्या होता है, जहां पे वो प्रोडक्ट को ओन करते हैं एंड प्रोडक्ट को सेल करते हैं, उसको इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल कहा जाता है। सो इंडिया का रूल क्या कहता है कि फॉरेन ई कॉमर्स कंपनी है जैसे अमेजोन, जैसे फ्लिपकार्ट, दे कैन नॉट फॉलो दिस इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल। मतलब कि दे कैन नॉट ओन द प्रोडक्ट एंड सेल द प्रोडक्ट, राइट। तो फिर क्या? दे कैन ओनली ऑपरेट अंडर मार्केट प्लेस मॉडल। क्या हो गया? ये तो फॉलो कर नहीं सकते हैं, सिर्फ फॉलो करना है मार्केट प्लेस मॉडल। क्या होता है मार्केट प्लेस मॉडल में? मार्केट प्लेस मॉडल का मतलब हो गया कि ये जो
ई कॉमर्स कंपनी है ना, दे विल ओनली एक्ट एज इंटरमीडियरी बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, कि भाई इनको सामान बेचना है, इनको सामान खरीदना है, तो एक बस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का काम, बिचौलिए का काम, इंटरमीडियरी का काम ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट जो है वो कर सकता है। क्लियर है बात? अमेजॉन कैन नॉट सेल इट्स ओन प्रोडक्ट डायरेक्टली इन इंडिया, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी। दीज Amazon, Flipkarts, they are also barred from influencing the prices, barred from offering deep discount on their platform. उनको सिर्फ बिचौलिए के जैसा, मार्केट प्लेस के जैसा, इंटरमीडियरी के जैसा काम करना है। अब पहला स्टेटमेंट पढ़िए, they can sell their own goods in addition to offering their platform as a marketplace। नहीं, समझ में आ गया क्यों गलत है? क्योंकि इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल फॉलो नहीं कर सकते हैं, मार्केट बेस्ड मॉडल सिर्फ फॉलो करेंगे, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। समझ में आ गया? दूसरा समझिए, द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड, कि ये अमेजॉन है, अभी आसान भाषा में समझ लो। अब इसमें मान लो सबसे बड़ा सेलर कोई होगा, अब ये जो सबसे बड़ा सेलर है जो अमेजॉन पे बेचता है अपने सामान को, तो इसमें अमेजॉन का कितना स्टेक होगा वो लिमिटेड है, कि अच्छा इतना स्टेक हो सकता है अमेजॉन का, किसमें? जो सबसे बड़ी कंपनी है जो कि अमेजॉन पे अपना प्रोडक्ट बेचता है। यही स्टेटमेंट कह रहा है ना कि लिमिटेड हो, ये भी स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो ई कॉमर्स रूल है 2022 का, इसके हिसाब से प्लेटफॉर्म कैन नॉट हैव एनी ओनरशिप और कंट्रोल ओवर seller on their marketplace, so the degree to which they can own big sellers is zero and not limited। समझ में आया? लिमिटेड नहीं है, ऐसा नहीं है कि 2% 5%, जीरो है। they can't have any ownership, they cannot hold stakes in these big sellers वाला कंपनी में, राइट? ये जो अमेजॉन है, ये जो फ्लिपकार्ट है, इनका कोई भी रिलेटेड पार्टीज, एसोसिएटेड एंटरप्राइज, none of them कैन बी लिस्टेड एज सेलर ऑन देयर प्लेटफॉर्म। अरे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा ना, अपने ही सामान को बेचते रहेंगे ये लोग। फिर मान लो अमेजॉन इसमें कुछ इतना हिस्सा रखे हुए है, राइट? इस कंपनी का कुछ हिस्सा अमेजॉन के पास है, तो अमेजॉन का ये प्लेटफॉर्म है ना जिस पे बाकी लोग बेच पा रहे हैं, तो फिर तो अमेजॉन सिर्फ इसी कंपनी का प्रोडक्ट बेचेगा ताकि इस कंपनी का वैल्यू बढ़े, ताकि अमेजॉन को फायदा हो। समझ में आया बात? एंड साथ ही साथ ये रूल के हिसाब से नो सिंगल सेलर कैन अकाउंट फॉर मोर देन 25% ऑफ द टोटल सेल। इससे होगा क्या? इससे फेयर कंपटीशन होगा ना। एंड यही सब अमेंडमेंट रेगुलेशंस को ध्यान में रख के अमेजॉन हैड टू रिड्यूस इट्स स्टेक इन क्लाउड रिटेल, जो कि एक बहुत बड़ा सेलर था उसके प्लेटफॉर्म पे। फ्लिपकार्ट हैड टू कट टाइज विथ WS रिटेल टू कंप्लाई विद दीज रेगुलेशन। तो सेकंड स्टेटमेंट जो लिमिटेड है, लिमिटेड वगैरह नहीं है, जीरो है। कितना ओनरशिप हो सकता है? जीरो ओनरशिप। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। आंसर क्या होगा? डी, नेदर वन नॉट टू। क्लियर है? समझ में आ गया? नाउ क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज फ्रॉम 2019। क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, अकॉर्डिंग टू इंडियन पेटेंट्स एक्ट, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस to create a seed can be patented in India। So जो पेटेंट एक्ट है, अगर बहुत स्पेसिफिकली देखें, जो कि आपके काम का है नहीं, उसका सेक्शन 3J, इसके हिसाब से प्लांट्स एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस फॉर क्रिएटिंग देम कैन नॉट बी पेटेंटेड इन इंडिया। यहाँ लिख रहा है इट कैन बी पेटेंटेड इन इंडिया, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा, इन इंडिया देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड। ये आपको कॉमन सेंस के थ्रू भी मतलब आप इसको कर सकते थे ना, कि ये स्टेटमेंट कैसे सही हो सकता है? इतना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का बात होता है इंडिया में, एंड अपीलेट बोर्ड नहीं होगा। द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड वाज सेट अप इन 2003, बट इट मेनली हैंडल्ड द ट्रेडमार्क, जियोग्राफिकल इंडिकेशन डिस्प्यूट्स, नॉट पेटेंट्स। थर्ड देखिए, प्लांट वेराइटीज आर नॉट एलिजिबल टू पेटेंटेड इन इंडिया। दिस इज करेक्ट। नाउ देखो, समझना ये है दैट एक कानून है कब का? 2001 का। क्या नाम है? कानून का नाम है आपको प्लांट वेराइटीज प्रोटेक्शन एंड फार्मर्स राइट एक्ट। ठीक है? दिस एक्ट ऑफ 2001, दिस वाज इनेक्टेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ बोथ ब्रीडर एज वेल एज फार्मर्स। This act recognizes and rewards the plant breeder, right, while ensuring farmers' right to save, use and sell the seeds। अच्छा, ये बात क्यों बता रहे हैं अभी समझ में आएगा। ये स्टेटमेंट जो है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्यों करेक्ट है?
बिकॉज इंडिया डज नॉट अलाउ पेटेंट ऑन प्लांट्स और प्लांट वेराइटीज। इंडिया के पास वैसा कोई कानून ही नहीं है। इंस्टेड इंडिया के पास कैसा कानून है, तो इंडिया के पास ये एक्ट है ऑफ 2001, प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन एंड फार्मर्स राइट एक्ट। दिस एक्ट ग्रांट प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन एंड दैट थ्रू प्लांट वेराइटी प्लांट ब्रीडर्स राइट। प्लांट्स ब्रीडर राइट क्या है, इट प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन फॉर न्यूली डेवलप्ड प्लांट वेराइटीज राइट। लेकिन अगर यहाँ कुछ कह रहा है ना कि प्लांट वेराइटीज आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंटेड इन इंडिया, सही बात है, कोई कानून ही नहीं है। बल्कि प्रोटेक्शन अगर है भी, मिल भी रहा है, तो वो इस एक्ट के तहत मिल रहा है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 3 ओनली। ठीक है, अब देखिए हम ही अपना कमी आपको बताते हैं। एंड यही चीज तो एक्सेप्ट करना है ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम बता रहे हैं कि सही हो रहा है, कहीं कहीं गलत भी होगा। जैसे क्या हम बताए थे आपको, हम आपको ये बताए थे कि जैसे ये सेकंड स्टेटमेंट था कि इन इंडिया देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड। नहीं भी पता, इतना तो समझ सकते थे कि इतना पेटेंट राइट का बात होता है, आईपीआर का बात होता है, अपीलेट बोर्ड तो होगा ना। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, तो गलत है तो 2 and 2 यहाँ चला जाएगा। अब हम आपको एक लॉजिक बता रहे थे जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में सही होता है कि 1 and 3 हो एंड 3 हो, या फिर एक ऑप्शन है उसमें 2 के बारे में लिखा हो और एक ऑप्शन में 1 के बारे में लिखा हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये सही होता है। यही बताए थे ना, लेकिन वो चीज यहाँ पे नहीं लगा। तो अगर हम आपको ये बता रहे हैं तो यहाँ भी अगर वो ट्रिक नहीं लग रहा है तो हम आपको साथ साथ ये भी बताना मेरा कर्तव्य है। राइट, क्लियर है बात। लेकिन हाँ, अभी भी हम यही बात कहेंगे कि 90 to 95% टाइम जो है ना, होता क्या है कि अगर ए एंड एक ऑप्शन है, इसमें 2 है एंड इसमें सिर्फ ये है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, वो 2 वाला सही होता है। यहाँ नहीं हुआ, अलग बात है। तो हम भी तो आपको वही कह रहे हैं 90 to 95%। एंड हम चाहते तो ये चीज अभी स्किप करके चल जाते, लेकिन आपको समझना पड़ेगा जो टिप्स ट्रिक ये सब होता है ना, ये सब ऑब्जर्वेशन है, जरूरी नहीं है 100% सही हो। ठीक है, चलो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, अटल इनोवेशन मिशन इज सेटअप अंडर। बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब क्यों डिस्कशन नहीं करना है, नीति आयोग। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था 2019 में एंड इसके कारण पूछ लिया है। क्या है ये अटल इनोवेशन मिशन, AIM एम? इट इज़ अ मेजर इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर नीति आयोग। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप across India. Objective of AIM, objective of Atal Innovation Mission is to develop program policy to support innovation in different sectors, to provide platforms and collaboration opportunity for innovators and entrepreneurs, to act as a umbrella structure, to oversee, to boost the इनोवेशन इकोसिस्टम इन द कंट्री। राइट, इतना सब कुछ हमसे नहीं पूछ के हमसे पूछा कि अटल इनोवेशन मिशन इज सेटअप अंडर नीति आयोग। ठीक है, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज फ्रॉम 2019। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017। दिस इज फ्रॉम 2019 है ना। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 के रिस्पेक्ट में हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब ये एक्ट जो है, ये एक्ट लाया ही गया था टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ वर्किंग मदर्स। अब हुआ क्या, हुआ ये कि ये एक्ट जो था ओरिजिनली आपको 1961 का था, जिसको 2017 में अमेंड किया गया। ठीक है, तो हमसे ये अमेंडमेंट वाले एक्ट के रेस्पेक्ट में ही पूछ रहा है। तो क्या की चेंजेस किए गए, जैसे मैटरनिटी लीव, दिस वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 12 वीक्स टू 26 वीक्स एंड ये भी फॉर द फर्स्ट 2 चिल्ड्रन। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट, पहला फीचर तो ये हुआ। अब आप थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए, वुमेन विथ 2 चिल्ड्रन गेट रिड्यूस्ड एंटाइटलमेंट्स। तो ये स्टेटमेंट कैसे सही हो गया, बिकॉज ये जो 12 वीक्स से 26 वीक्स मैटरनिटी लीव इंक्रीज किया गया है, ये पहले 2 बच्चों के लिए किया गया है, लेकिन वैसी औरतें जिनके 2 बच्चे ऑलरेडी हैं उनको कितना मिलेगा, तो उनको रिड्यूस्ड एंटाइटलमेंट मिलेगा, दैट इज उनको 12 वीक्स का ही मिलेगा। तो पहले 2 बच्चों के लिए 26 वीक एंड अगर उसके बाद है बच्चे, राइट, आफ्टर 2 चिल्ड्रन तब 12 वीक्स, तो रिड्यूस एंटाइटलमेंट हो गया। तो पहला तो सही है, 3 किस में है, 3 इसमें है एंड 3 इसमें है। ठीक है, तो 3 तो सही होगा। दूसरा फीचर समझिए क्या था कि अडॉप्टिंग एंड कमीशनिंग मदर। अडॉप्टिंग मदर तो आप समझ रहे हो, जो बच्चों को अडॉप्ट कर रही होंगी, एंड कमीशनिंग मदर यूजिंग सरोगेसी। इनको कितना, इनको 12 वीक्स का पेड मैटरनिटी लीव मिलता है। राइट, एक फीचर ये भी हो गया, तो एक फीचर ये हो गया, दूसरा ये हो गया। फिर ये भी है कि वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर मैटरनिटी लीव इफ एप्लीकेबल। तो मैटरनिटी लीव के बाद वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस किया गया है अगर एप्लीकेबल होगा तो। ठीक है, नाउ फिर एक है क्रेचे फैसिलिटी या डे केयर फैसिलिटी। दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर एस्टेब्लिशमेंट जहां पे 50 से ज्यादा
50 या 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। सो एंटरप्राइजेज विथ क्रचेस मस्ट अलाउ द मदर मिनिमम 6 क्रचे विजिट डेली। अब क्रचे है, डे केयर फैसिलिटी है, यहाँ पे बच्चों को रखा जाएगा, बट दे आर नॉट परमिटेड फॉर 6 क्रचे विजिट डेली बट 4 क्रचे विजिट डेली। तो जो माँ है अपने बच्चों को यहाँ रखी है डे केयर फैसिलिटी में, ये मान लो ऑफिस है, राइट, यहाँ ये उसका क्रचे फैसिलिटी है, राइट, यहाँ पे स्टाफ वगैरह होगा जो बच्चों का ध्यान देगा। अब ये माँ यहाँ ऑफिस में काम कर रही है एंड ये जो है इस फैसिलिटी को में कितने बार जा सकती है, तो 4 टाइम्स, एक दिन में 4 बार। यहाँ लिख रहा है 6 बार, 6 बार नहीं होगा, ये गलत हो गया 2, तो 2 गलत, 2 गलत, 2 गलत, डायरेक्ट आप आंसर पे पहुंच गए। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, प्रेग्नेंट वुमेन आर एंटाइटल्ड फॉर 3 मंथ प्री डिलीवरी बच्चा होने के पहले एंड 3 मंथ पोस्ट डिलीवरी पेड लीव। अरे 3 मंथ वगैरह वाला बात ही नहीं है, 26 वीक का बात है, बात खत्म। तो ये गलत हो जाएगा, तो 1 गलत, यहाँ भी गलत। अगर आप सिर्फ इस ऑप्शन को भी गलत करते, एक सेकंड, हाँ, अगर आप मान लो इस ऑप्शन को भी गलत करते कि हाँ फर्स्ट तो गलत है, तो आपका ये गलत होता ना। अब आप खुद बताओ 2, 3 में आपको चुनना था, राइट। ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो जाएगा कि एक दिन में अगर मतलब बच्चा यहाँ पे है माँ का, तो वो माँ 6 बार जाएंगी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, 6 बार नहीं 4 बार जाएंगी, तो ये जैसे गलत होगा आप पहुँचते हो 3 ओनली पे, ठीक है। इंफॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एज पर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर सेंट्रल अमेंडमेंट रूल 2018, ये 2019 का क्वेश्चन है। कह रहा है इफ रूल्स फॉर फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट आर इम्प्लीमेंटेड इट बिकम ईजियर फॉर फर्म्स कंपनी टू ले ऑफ वर्कर्स। दूसरा कह रहा है नो नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट शैल बी नेसेसरी इन केस ऑफ टेम्पररी वर्कमैन। अब पहले समझ लो, देखो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड Employment amended the Industrial Employment Standing Order Central Rules 1946, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने ये पर्टिकुलर रूल ऑफ 1946 को अमेंड करा एंड फिर जो रूल बना वो रूल 2018 हुआ, राइट। एंड दिस वाज अमेंडेड टू अलाउ द फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट इन ऑल सेक्टर्स। ये जो फिक्स टर्म एम्प्लॉय है ना, दीज आर हायर्ड ऑन रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। नाम से पता चल रहा है ना, फिक्स टर्म के लिए है, तो एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट फिक्स पीरियड के लिए कि हाँ ठीक है आप इतने से इतने पीरियड के लिए आप जॉब करोगे, वो फिक्स टर्म एम्प्लॉय कहलाते हैं, राइट। अब ये जो अमेंडमेंट था, दिस अमेंडमेंट मेक्स हायरिंग एंड फायरिंग, कि हायर करना एंड उनको निकालना ईजियर कर दिया ना, बाय अलाउइंग कंपनीज टू हायर वर्कर फॉर फिक्स पीरियड विदाउट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स। सो पहला जो है ना कि इफ रूल्स फॉर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट आर इम्प्लीमेंटेड इट बिकम ईजियर फॉर फर्म्स टू ले ऑफ द वर्कर एंड ऑल्सो टू हायर द वर्कर। तो पहला स्टेटमेंट सही है। और समझिए, कोई नोटिस वगैरह नहीं चाहिए फॉर टेम्पररी वर्कर, नो नोटिस इज नीडेड फॉर टेम्पररी वर्कर्स। अब वो टेम्पररी वर्कर मंथली, वीकली, पीस रेटेड वर्कर हो, या कोई नोटिस नहीं चाहिए फॉर प्रोबेशनर्स एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। सो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2। देखो ये सब पूछता इसलिए है क्योंकि न्यूज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा होता है, राइट। लेकिन ये सब जो है वो EPFO वगैरह के एग्जाम में ज़्यादा पूछता है, राइट। UPSC CSE के एग्जाम में नहीं पूछा गया है, ये सब बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछता है। कभी आपको मतलब कुछ साल के गैप में आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये सब क्वेश्चन रेगुलर नहीं पूछा जाता है। लेकिन अच्छा बात ये है कि चूंकि एक बार पूछा जाने लगा है, तो जो PT 365 जैसे मैगजीन्स वगैरह को हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें इस तरीके के टॉपिक को अब कवर किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। क्लियर है बात, जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है यहाँ दिया हुआ है। एंड जरूरी नहीं है आपको सब कुछ ध्यान रखना, सब कुछ याद करना। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके हिसाब से टफ होंगे ना, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 9 ना, ये क्वेश्चन 2018 से है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है, अच्छा यहाँ कुछ ना 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, अच्छा 2 ही स्टेटमेंट है। कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला क्या कह रहा है स्टेटमेंट, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 रिप्लेस्ड द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्टरेशन एक्ट 1954। दूसरा कह रहा है द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI is under the charge of Director General of Health Services in Union Ministry of Health and Family Welfare। अब देखिए ये जो पहला स्टेटमेंट है, राइट, कि ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 जो है इसने इस पर्टिकुलर एक्ट को रिप्लेस किया, तो ये स्टेटमेंट सही है। इसके साथ साथ बहुत सारा मतलब एक्ट, ऑर्डर, ये सारा कुछ रिप्लेस किया गया था जब ये एक्ट पास हुआ था, राइट।
हम सोल्यूशन में वो सारे एक्ट का नाम आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, लेकिन क्या वो सब कुछ जानना जरूरी है? एकदम नहीं, ठीक। अब अगर इसका पर्पस देखें ना कि ये जो एक्ट है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, सो दिस वाज इनैक्टेड टू कंसोलिडेटेड द फूड रिलेटेड लॉज। अलग अलग लॉज थे तो उनको कंसोलिडेट करने के लिए इस एक्ट को पास किया गया। एंड थ्रू दिस एक्ट FSSAI was established. Food Safety and Standard Authority of India was established. It ensures availability of safe and wholesome food for human consumption by setting साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स, है ना। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप बहुत सारे दुकान में जाते होंगे तो आप देखते होंगे ना, वो दुकान में ऐसे सर्टिफिकेट लगा के रखते हैं। किसका सर्टिफिकेट होता है? FSSAI का ही तो होता है ना। एंड ये FSSAI जो है ये इस एक्ट के तहत साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड को सेट करता है फॉर फूड प्रोडक्शन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इंपोर्ट, सब कुछ के लिए। पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया एंड ये एक्ट का पर्पस भी आपको समझ में आ गया काम भर, राइट। अदर इन्फॉर्मेशन नोट्स में है एंड जितना बताएं उतना तो 100% है। तो पहला वाला गलत हो गया, पहला वाला सही हो गया कि हाँ ये एक्ट जो है वो इस एक्ट को रिप्लेस किया था। दूसरा कह रहा है ये जो FSSAI है जो इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू स्टेब्लिश किया गया, दिस इज अंडर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। कैसे गलत हो जाता है? बिकॉज ये जो FSSAI है ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, राइट। एंड इसका एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री कौन है? तो ये ठीक दिया हुआ है, हेल्थ मिनिस्ट्री ही है। एंड दिस इज अंडर चेयरपर्सन, दिस इज अंडर CEO, जिनको कौन अपॉइंट करते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। तो ये जो लिखा है ना, दिस इज अंडर चार्ज ऑफ सम डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ये गलत लिखा हुआ है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सिर्फ पहला सही है, दूसरा गलत है। क्लियर है? सारा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे हम आपको बताए थे कि ये एक्ट पास हुआ तो बहुत सारे पुराने एक्ट रिप्लेस हुए, हमको तो सिर्फ ये पूछ दिया ना, एंड आगे ये सब नहीं पूछेगा, टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 10, विथ रेफरेंस टू नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी, पहले तो इसी के बारे में समझ लेते हैं ना कि क्या है ये। दिस इज अ विजन डॉक्यूमेंट दैट यूनिफाइज ऑल IPRs अंडर one platform. It ensure coordination between different types of intellectual properties, laws, agency, उन सबके बीच में coordination हो, ये इस particular policy का purpose है। Through this policy, India adapts global best practices. So इस policy के through global best practices को Indian system में adopt किया जा रहा है एंड साथ ही साथ दिस पॉलिसी इंश्योर अ मैकेनिज्म फॉर इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड रिव्यू ऑफ IPR लॉज। ये तो बेसिक हो गया। तो चूंकि ये पॉलिसी है तो हम तो ये बात समझ गए ना कि इट इज अ विजन डॉक्यूमेंट दैट यूनिफाई ऑल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अंडर वन प्लेटफॉर्म। इट इंश्योर कोऑर्डिनेशन, किसके बीच में कोऑर्डिनेशन? तो डिफरेंट अलग अलग टाइप के IPs हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है, पढ़ा है हमने कभी ना कभी। अलग अलग कानून है, अलग अलग एजेंसी है, उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन रहे, ये इंश्योर करेगा ये पॉलिसी। साथ ही साथ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करेगा। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, इट रेटरेट इंडियाज कमिटमेंट टू दोहा डेवलपमेंट एजेंडा एंड ट्रिप्स एग्रीमेंट। सही है ना? दोहा डेवलपमेंट एजेंडा किस चीज का बात करता है? इट इंश्योर्स कि IP रूल्स, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रूल्स है, इट बेनिफिट द डेवलपिंग नेशन। ट्रिप्स एग्रीमेंट, दिस इज ऑल्सो अ ग्लोबल ट्रेड रूल्स ऑन IP। बस इतना ही समझिए। तो दोनों अगर IP से जुड़ा हुआ है तो ठीक है ना, ये पॉलिसी इट रिटरेट्स इंडिया कमिटमेंट टू दोहा डेवलपमेंट एजेंडा एंड ट्रिप्स एग्रीमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इज द नोडल एजेंसी फॉर रेगुलेटिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया। DPIIT अंडर मिनिस्ट्री ऑफ, ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दिस DPIIT is the nodal agency responsible for IPR regulation in India। बहुत बार पढ़ चुके हैं ये सब। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? व्हाट इज आर द रिसेंट पॉलिसी इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब ये सब क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा कि इस तरीके का क्वेश्चन जो है ना, कि किसका ग्रोथ करना है, किसके ग्रोथ को प्रमोट करना है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरीके का पॉलिसी इनिशिएटिव ले रहा है, ये क्वेश्चन खुद से पूछेगा कि क्या ये क्वेश्चन आपके नॉलेज को चेक कर रहा है या कुछ और चेक करना चाह रहा है। जैसे पहला, सेटिंग अप नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स, नहीं भी पता है तो मैन्युफैक्चरिंग जोन अगर सेटअप कर रहे हैं तो फायदा होगा ना,
सही हो गया। प्रोवाइडिंग बेनिफिट ऑफ सिंगल विंडो क्लियरेंस, कि आप बात समझना, हम बहुत सिंप्लीफाइड भाषा में आपको समझाते हैं कि अगर आपको कोई भी एक काम करना होता है, आप खुद से समझना, मान लो आपको एक इंडस्ट्री ही सेटअप करना है, राइट, इंडस्ट्री सेटअप करना है, इसके लिए आपको 50 अप्रूवल चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता है। अब ये 50 अप्रूवल, आप एक जगह जाओ, यहाँ पे पेपर आप दो एंड यहीं से सारा का सारा अप्रूवल आपको मिल जाएगा। दिस इज सिंगल विंडो क्लियरेंस। अब अगर प्रोवाइडिंग बेनिफिट ऑफ सिंगल विंडो क्लियरेंस अगर ये होगा तो क्या ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रोथ प्रोवाइड करेगा? नहीं करेगा, एकदम करेगा। तीसरा देखिए, एस्टेब्लिशिंग टेक्नोलॉजी एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट फंड, अगर ऐसा फंड होगा तो क्या आप बताओ, इस तरीके के फंड को अगर बनाया गया तो क्या ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मदद करेगा कि नहीं करेगा? एकदम करेगा ना। तो आंसर क्या होगा? ऑल द थ्री। अब बात को समझो, एक है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 का, right? This national manufacturing policy, it aims to boost the industrial growth and generate employment in India, right? तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये एम है किसका? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का। दिस नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी इंट्रोड्यूसेस नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन, जिसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन। एंड सो दिस नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी इंट्रोड्यूसेस नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन एज लार्ज वेल प्लान्ड इंडस्ट्रियल एरिया विथ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। तभी तो नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन क्या है? ये बहुत बड़ा वेल प्लान्ड इंडस्ट्रियल एरिया जहां पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हो। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही तो प्रमोशन मिलेगा, इससे और किसको मिलेगा? दे आर लार्ज इंडस्ट्रियल जोन क्रिएटेड विद स्टेट पार्टनरशिप टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। हो गया सही। दूसरा पढ़िए, सिंगल विंडो क्लियरेंस वाला। The policy, this policy, it provide for single window clearance to simplify the approval for new industries। जो आप 50 मल्टीपल अलग अलग एजेंसीज के पास जाओगे, इंडस्ट्रीज कैन फाइल ऑल अप्रूवल एट वन प्लेस, रिड्यूसिंग डीलेज एंड सेटअप का काम आपका स्पीड अप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब जो तामझाम में आप पड़े हुए थे, ये सब काम में अब समय नहीं लगेगा। ठीक है। अब यहाँ एक फंड का बात हो रहा है। कौन सा फंड? टेक्नोलॉजी एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट फंड। दिस फंड सपोर्ट एमएसएमई। ये फंड एमएसएमई को सपोर्ट करता है इन अडॉप्टिंग द क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज। अब ये जो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन है, इसमें जो एमएसएमई होंगे या फिर अदर एरियाज में भी जो एमएसएमई होंगे, वो इस फंड को यूज कर सकते हैं, राइट, फॉर टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट। तो आंसर तीनों होगा। अब आप बताइए, हम आपको इतना पीएचडी करवा दिए, नहीं भी पता होता तो भी आप कॉमन सेंस के थ्रू तीनों को सही कर लेते। आंसर क्या होता? D 1 2 and 3। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिए हैं। नाउ नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 13, 4C, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, 5 ईयर प्लान एंड अनएम्प्लॉयमेंट। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज फ्रॉम 2024। क्वेश्चन कह रहा है, विथ रेफरेंस टू डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब कुछ 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो क्या करें, पहले समझ ही लें क्या? ठीक है, समझ लेते हैं। देखो, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, दिस इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू डिजिटाइज द लैंड रिकॉर्ड। लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करना इज द पर्पस बिहाइंड दिस program. So Digital India Land Record Modernization Program is a government initiative to digitize the land record and make them accessible. Make these land record accessible, easily accessible. It was earlier known as National Land Record Modernization Program, but this was revamped in 2016 as a fully central government funded scheme. यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो पहला स्टेटमेंट पढ़िए। To implement the scheme, central government provides 100% funding. सही है। This DILRMP, Digital India Land Record Modernization Program, is fully funded by central government. That is 100% funding कहाँ से आ रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है। एंड जैसा कि मैंने यहाँ भी बताया कि 2016 में क्या हुआ, इट वॉज कन्वर्टेड into a central sector scheme। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा, अंडर द स्कीम कैडेस्ट्रल मैप्स आर डिजिटाइज। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? ये भी स्टेटमेंट सही है। कैसे सही है? कैडेस्ट्रल मैप क्या होता है? आप ऐसा मैप समझो ना कि मान लो कि ये मेरा जमीन है, मेरा लैंड है, राइट, ये किसी दूसरे का लैंड है, ये किसी तीसरे पर्सन का लैंड है, राइट। तो अलग अलग लैंड पार्सल है ना, राइट। ये देखो, ये बाउंड्री किसका हो गया? किसी सी पर्सन का हो गया। ये पहला वाला किसका हो गया? विकास का हो गया, राइट। ये किसी बी पर्सन का हो गया। तो लैंड बाउंड्री को बहुत क्लियरली, बहुत डिटेल्ड फॉर्म में जो मैप दिखाएगा उसको कैडेस्ट्रल मैप कहते हैं।
ठीक है। एंड इस स्कीम के तहत इसको भी डिजिटाइज किया गया है। तो हाँ, अराउंड 70% कैडेस्ट्रल मैप को भी डिजिटाइज किया गया है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है। थर्ड क्या कह रहा है? एन इनिशिएटिव हैज बीन अंडरटेकन टू ट्रांसलिटरेट the records of right from local language to any of the language recognized by Constitution of India. This is also correct. So the government with the help of CDEC Pune, government CDEC Pune के साथ मिलके is working on transliteration of land records. Transliteration का मतलब क्या होता है? Transliteration का मतलब होता है conversion of text from one script to another. तो वही तो local language से किसमें? तो to any of the language recognized by Constitution of India, उसको ट्रांसलिटरेशन कहा जाता है। सो गवर्नमेंट इस पे भी काम कर रहा है। इससे होगा क्या? दिस विल अलाउ लैंड रिकॉर्ड्स टू बी अवेलेबल इन एनी ऑफ द 22 लैंग्वेजेस जो कि शेड्यूल 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज्ड है। तो 1 2 3 तीनों क्या होगा? तीनों सही होगा। ठीक, अब ये स्कीम अगर न्यूज़ में है तो किसी न किसी कारण से, अब आप बताओ कि जो भी हमने पढ़ा, क्या ये इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है? क्या आप ये बात बताओ, जब यहाँ पे हम बात आपको बता रहे हैं कि 22 लैंग्वेजेस में इसको अवेलेबल करवाया जाएगा, शेड्यूल 8 का बात आ गया, तो आप बताओ क्या ये कोई भी स्टैंडर्ड नोट्स इस चीज़ को कवर करेगा कि नहीं? एकदम करेगा, है ना, क्योंकि यूपीएससी का अगर आप बात कर रहे हो तो यही सब पॉइंट तो हम लोग खोजते हैं ना। तो जो भी इंफॉर्मेशन पूछा जाता है किसी भी स्कीम के रिगार्डिंग, तो उसका जो की इंफॉर्मेशन है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जितना मतलब उतना इंफॉर्मेशन जितना आपको पता होना चाहिए, उसी के अराउंड क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन आपके लिए दिया हुआ है। ठीक है। Now question number 2 कह रहा है with reference to rules imposed by Reserve Bank of India while treating foreign banks consider the following statement। 2024 का क्वेश्चन है। कह रहा है there is no minimum capital requirement for wholly owned banking subsidiary in India। ये बताओ, ये स्टेटमेंट सही हो सकता है? थोड़ा बहुत भी जो इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे, राइट, एंड कोई भी मॉड्यूल से पढ़ो, कोई भी बुक से पढ़ो, आप खुद से बताओ ये स्टेटमेंट सही हो सकता है क्या? एकदम नहीं होगा। दूसरा, फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडियरी इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ बोर्ड मेंबर शुड बी इंडियन नेशनल्स। ये भी थोड़ा ज़्यादा नहीं हो जाएगा? 50% सिर्फ इंडियन नेशनल नहीं, आपको एनआरआई भी हो सकते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी हो सकते हैं, या फिर वो इंडियन नेशनल्स भी हो सकते हैं। एंड साथ ही साथ एक एडिशनल पॉइंट ये भी है कि एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स मस्ट बी इंडियन नेशनल्स हु आर रिजाइडिंग इन इंडिया। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक, तो आंसर क्या होगा? neither 1 nor 2। अब बात को समझिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज स्पेसिफिक रूल फॉर फॉरेन बैंक्स। वो फॉरेन बैंक के लिए that want to set up a wholly owned subsidiary in India, and these rule ensure financial stability and protect the Indian banking interest। अब इसमें जो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, वो गलत क्यों हुआ? Because minimum capital requirement for wholly owned banking subsidiary of a foreign bank in India is 500 करोड़ या फिर ऐसे ₹5 बिलियन। एंड ये जो होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरी जो इंडिया में सेटअप करने वाला है, ये फॉरेन बैंक, राइट, तो जो फॉरेन पेरेंट बैंक है ना, माने ये जो होली ओन्ड सब्सिडरी बैंक जो इसका मालिक है असली में, दिस फॉरेन पेरेंट बैंक मस्ट ब्रिंग दिस एंटायर कैपिटल अप फ्रंट इन द फॉरेन एक्सचेंज। यार इतना कुछ पढ़ लिया, हमसे सिर्फ पूछ रहा है क्या कि देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट? तो है ना इतना पैसा, मतलब ठीक है, बैंकिंग वाले चैप्टर्स में भी पढ़ते हैं हम लोग। एंड टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन अगर इधर उधर हो भी गया है तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो इंडियन इकोनॉमी को एज अ होल लेके चलना है ना। चलो, तो यहाँ पे आपके लिए स्टेटमेंट जो हम एक्सप्लेन किए वही सारा कुछ लिखा हुआ है कि ये जो 50% वाला बात है वो आपको इंडियन नेशनल, एनआरआई, पीआईओ ये सब होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विथ रेफरेंस टू सीएसआर दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2024 का ये क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके पहले समझते हैं ना सीएसआर क्या होता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो कंपनी है ना, उसका कुछ सामाजिक दायित्व भी तो है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है उसका, राइट। सो ये जो सीएसआर रूल्स है ना, इट इंश्योर्स कि जो कंपनी है, इट इंश्योर्स दैट कंपनीज कंट्रीब्यूट टू सोशल वेलफेयर विदाउट बेनिफिटिंग देमसेल्फ डायरेक्टली, कि आपका जो काम है आप करिए, राइट, लेकिन उसके साथ साथ सोशल वेलफेयर भी करिए। एंड इसके लिए अ कंपनी मस्ट स्पेंड एटलीस्ट 2% ऑफ इट्स एवरेज net profit from the last 3 financial year on CSR activities। ठीक है, तो कितना परसेंट है? एटलीस्ट 2%। 2% किस चीज का? तो एवरेज नेट प्रॉफिट फ्रॉम द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। तो आप एक बात, मतलब जस्ट ऐसे ही चेक करने के लिए हम पूछ रहे हैं
कि मान लो आपका कोई कंपनी है, राइट, एंड आपको CSR एक्टिविटीज में अगर ये 2% को खर्च करना है, एंड CSR एक्टिविटीज पता है आपको सोशल वेलफेयर होगा उससे, तो आप कौन कौन से CSR एक्टिविटीज पे आप खर्च करते। अभी ये बकवास लगेगा आपको, लेकिन इसका अहमियत आपको बाद में समझ में आएगा। मतलब हम आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहे हैं कि आपके हिसाब से सोशल वेलफेयर क्या होता है, आप बताओ। सिर्फ प्री निकालना नहीं है, मेंस भी लिखना है, एंड मेंस को क्वालिफाई करना है, मेंस बहुत अच्छे मार्क्स से पास करना है। तो ठीक है ना, इतना हम लोग पढ़ रहे हैं, इतना तो टाइम आप निकाल ही सकते हो। जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट, आई अर्ज देम कि आप बताओ ना, थोड़ा सा सोचो तो, कि आपने बहुत बड़ा कंपनी खड़ा कर दिया, राइट, रिलायंस टाइप कुछ, एंड अब आप 2% आप अपने नेट प्रॉफिट का, एवरेज नेट प्रॉफिट जो कि आपको 3 साल में हुआ है, उसका आप 2% खर्च करोगे सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज में। तो आप बताओ, कम से कम हर एक एस्पिरेंट जो है 2-2 एक्टिविटीज ऐसा बताए। एंड ये कोई बकवास काम नहीं है। आज अहमियत नहीं समझ में आ रहा है, अगर आउट ऑफ मतलब सडन एकदम से अगर दिमाग में नहीं आ रहा ना, तो फिर थोड़ा सा सोचना विचारना होगा ना। सर सिर्फ प्रॉब्लम निकाल के किसको दिखाना है, समाज को दिखाना है, घर परिवार को दिखाना है कि प्रॉब्लम निकल गया आपका, तो इसीलिए सोचना होगा। कुछ तो सोचना ही नहीं है, सोचना है सिर्फ सोशल वेलफेयर के बारे में कि कौन सा ऐसा एक्टिविटी करने से सोशल वेलफेयर होगा, आप बताओ। नाउ पहला स्टेटमेंट CSR रूल्स के रिगार्डिंग क्या है कि CSR रूल स्पेसिफाई दैट एक्सपेंडिचर दैट बेनिफिट द कंपनी डायरेक्टली और इट्स एम्प्लॉय विल नॉट बी कंसिडर्ड एज CSR एक्टिविटीज। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। CSR should not benefit the company or its employees directly. CSR fund cannot be used for project that benefit only company employees or their families. CSR must focus on broader social development. जैसे कि आप काम करोगे तो आप बताओ मुझे, हम बता देते हैं, लेकिन इसके अलावा आप सोचना, थोड़ा दिमाग लगाना। तो CSR must focus on broader social development, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा बोल रहा है CSR रूल टू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन CSR एक्टिविटीज। फिर ये क्या था, CSR स्पेंडिंग अप्लाइज ओनली टू कंपनी मीटिंग स्पेसिफिक फाइनेंशियल क्राइटेरिया, नॉट ऑल कंपनीज। अब ये कंपनीज एक्ट 2013 में एक सेक्शन है, सेक्शन 135, हमारे काम का है नहीं है, लेकिन ये कंपनीज एक्ट 2013 का जो ये पर्टिकुलर सेक्शन है, इसके हिसाब से देखे ना तो ओनली कंपनीज दैट मीट फॉलोइंग कंडीशन, सिर्फ उनको CSR रूल के साथ कंप्लाई करना है। एंड ये जो कुछ कंडीशन दिया हुआ है ना, ये जो क्राइटेरिया दिया हुआ है, हम बता देंगे आपको। तो इस तरीके के जो भी कंपनी है, दे मस्ट स्पेंड एटलीस्ट 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट फ्रॉम द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। अब ये क्राइटेरिया कंपनी के लिए जानना जरूरी था क्या? नहीं, बस ये 2% मोर देन एनफ। ये जान गया कि हाँ, वो जो खर्च कर रहा है पैसा, वो सिर्फ उसके एम्प्लॉय एंड उसके फैमिली को बेनिफिट ना करे। ये सब बेसिक बात पता होना चाहिए था। तो जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि कंपनी का नेटवर्थ जो हो, क्या सारे कंपनी पे CSR लगेगा? नहीं, ऐसा कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ से या उससे ज्यादा है, 500 करोड़ या उससे ज्यादा है। एक कंपनी जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है। एक कंपनी जिसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है। तो इस तरीके का जो भी कंपनी होगा उस पे CSR रूल लागू होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो मिनिमम स्पेंडिंग नहीं दिया हुआ है तो गलत बात है, दिया हुआ है 2% का है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इससे ज़्यादा मतलब और क्या एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे, बहुत कुछ बता दिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज फ्रॉम 2022। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि वियतनाम हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन वर्ल्ड इन द रिसेंट ईयर। अब अगर आपको पता है आप तभी कर सकते हो, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड वियतनाम हैज सीन रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू ग्लोबल ट्रेड, एक्सपोर्ट, राइजिंग डिजिटल इकोनॉमी। एंड वर्ल्ड बैंक के भी हिसाब से अगर देखें तो वो भी अपने बहुत सारे रिपोर्ट में ये बात कहता है कि वियतनाम इज अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द रिसेंट ईयर। इसका GDP ग्रोथ बहुत स्ट्रांग रहा है। एंड वो क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स, बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट्स, सॉरी, बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अब पता है तभी तो हो पाएगा, क्योंकि ये सब स्टेटमेंट नहीं मिलता है, कहीं भी नहीं मिलता है, कोई एक पर्टिकुलर कंट्री को लेके नहीं मिलता है। अगर आप कहीं न्यूज़ वगैरह आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, राइट, एकदम मन लगा के, न्यूज़पेपर का हम बात कर रहे हैं, तब शायद आप इस तरीके के क्वेश्चन को टारगेट कर सकते हो। दूसरा पढ़िए, वियतनाम इज लेड बाय मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम। दिस इज रॉन्ग। वियतनाम इज नॉट अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, इट इज अ सोशलिस्ट रिपब्लिक विथ वन पार्टी सिस्टम कंट्रोल्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम। इलेक्शन तो होगा, इलेक्शन होता भी है, लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम के द्वारा अप्रूव्ड कैंडिडेट है ना, सिर्फ वही इलेक्शन में खड़े होते हैं। एंड अगर आप ये स्टेटमेंट को पकड़ पाते कि हाँ ये स्टेटमेंट गलत है, या आपको किसी भी प्रकार से IR आप कहीं पढ़ लिए हो, या जो भी
सोर्स से। अगर आपको ये स्टेटमेंट पता होता कि ये स्टेटमेंट गलत है तो आप ये दोनों आराम से कट कर सकते थे। तीसरा, वियतनाम का इकोनॉमिक ग्रोथ इज लिंक्ड टू इट्स इंटीग्रेशन विथ ग्लोबल सप्लाई चेन एंड फोकस ऑन एक्सपोर्ट। अब एक बात को समझिए एंड बहुत अच्छे से समझिएगा, ये क्वेश्चन भी क्या आपके नॉलेज को चेक कर रहा है या एप्टीट्यूड को चेक कर रहा है। एंड इस तरीके का क्वेश्चन CDS CAPF इस तरीके के एग्जाम में नहीं मिलता है, मिलेगा UPSC के CSE एग्जाम में ही मिलेगा। आप एक बात सोचिएगा थोड़ा सा कि अगर आपको बहुत कुछ नहीं भी पता है फिर भी ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता। अगर आप 1 को सही मान रहे हो तो क्या हम 3 के साथ नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं या नहीं जा सकते? बिकॉज दोनों जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ का ही बात कर रहा है एंड 1 और 3 तो सिर्फ इसी में है ना। समझ में आ रहा हम क्या कहना चाह रहे हैं? अब छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपको 2 पता है नहीं, 3 पता है, 4 पता है या नहीं, 5 पता है या नहीं, छोड़ दीजिए। 1 और 3 एक साथ होगा क्या? अगर रिस्क लेना है तो ले सकते हैं इस चीज में, सोचिएगा। अरे यही सब ट्रिक के बताने के लिए ना लोग चार्ज कर रहे हैं, लेकिन आपको यही चीज ना कब मेरे बातों पे या किसी और के बातों पे आपको कब ट्रस्ट होगा? अगर इस तरीके का ऑब्जर्वेशन कोई आपके साथ शेयर करेगा तो ये तब आपको ट्रस्ट होगा ना जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को n नंबर ऑफ टाइम्स देखोगे, तब आपको रियलाइज होगा कि हर क्वेश्चन पे यू नॉलेज चेक नहीं हो रहा है। देखा बस ये जा रहा है कि आप क्वेश्चन पढ़ने के समय आप कितना अलर्ट हैं। क्या ये दोनों को आपको एक साथ सही करना है? क्या इसका करेज है आपके पास? पढ़ो ना। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? वियतनाम हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इन द रिसेंट ईयर। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए कि वियतनाम का इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है तो उसका इकोनॉमिक ग्रोथ इज लिंक्ड टू इट्स इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल सप्लाई चेन एंड फोकस ऑन एक्सपोर्ट। हो सकता है। एंड 1 और 3 सिर्फ इसी में है, बाकी पढ़ने का जरूरत क्या है? तो हमको इतना तो पता चल गया कि 1 3 है, यही सही होगा एंड फोर्थ भी साथ में सही होगा। फोर्थ क्या है? For long time, Vietnam's low labor cost and stable exchange rate have attracted global manufacturers। हो गया ना तीनों, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ का ही तो बात कर रहा है तीनों स्टेटमेंट। हो गया सही। अब पांचवा देखिए, वियतनाम हैज द मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। अगर हम कह रहे हैं कि मोस्ट प्रोडक्टिव, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? सर्विस सेक्टर में तो खुद से सोचो ना, मतलब इंडो पैसिफिक रीजन में बात करेंगे तो हमको लगता है कि उससे ज्यादा तो मतलब और दूसरा कंट्री हो सकता है, इंडिया हो सकता है क्या? सोचिए। एंड 5 सिर्फ इसके साथ दिया हुआ है। एंड अगर मोस्ट प्रोडक्टिव है तो फिर ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी क्यों नहीं हो सकता है? समझ में आ रहा है बात? एंड 5 सिर्फ यही दिया हुआ है, तो थोड़ा सा हिम्मत दिखाना है। हर क्वेश्चन पे नॉलेज चेक नहीं हो रहा है, हम 50 बार अभी तक कह चुके हैं। एनवायरमेंट में भी हम लोग ये चीज देख चुके थे। एंड यही सब चीजों को समझना है। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, सिर्फ नॉलेज 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 से एग्जाम नहीं निकलता है। ठीक है। आंसर 1 3 4 आंसर इज सी। ठीक है। जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन क्या ये सब इन्फॉर्मेशन काम का है? बहुत अगर ध्यान रखना है तो बस ये वाला पॉइंट ध्यान रख लीजिए कि वियतनाम इज लेड बाय वन पार्टी सिस्टम, या फिर वियतनाम में 1 पार्टी सिस्टम है लेड बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम। ये कोई मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है, बस इतना ध्यान रख लीजिए। एंड बाकी तो हम आपको बताएं ना कि ये क्वेश्चन एप्टीट्यूड आपका चेक कर रहा है, ना कि नॉलेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? विद रेफरेंस टू कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2021 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा ना कि कैजुअल वर्कर होता क्या है ना? सो कैजुअल वर्कर्स आर टेम्पररी एम्प्लॉयज हायर्ड फॉर वर्क दैट इज सीजनल, ओकेजनल, इरेग्युलर। तो ऐसे काम के लिए एम्प्लॉय को हायर करना, टेम्पररी एम्प्लॉय को हायर करना जो काम आपको सीजनल हो, राइट, जो काम ओकेजनल हो, इरेग्युलर हो, राइट। सो कैजुअल वर्कर do not have permanent job securities but they are entitled to some benefits under Indian labor laws, right? अब एक एक करके पढ़ते हैं। कह रहा है कि all casual workers are entitled for employee provident fund coverage. This is wrong. Not all casual workers get the EPF employees provident fund बेनिफिट्स। कुछ कंडीशन मेट करना पड़ेगा, जैसे मिनिमम वर्किंग पीरियड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, है ना? तो सारे कैजुअल वर्कर को मिल रहा है, ये गलत हो गया। जैसे ये गलत हुआ हम आंसर पे पहुंच गए। एंड फिर सोचना भी तो होगा ना, मतलब सारा लिखा हुआ है, ऑल लिखा हुआ है। हम ये नहीं कह रहे हैं बाकियों के जैसा कि ऑल लिखा हुआ है तो गलत ही होगा, नन लिखा हुआ है तो गलत ही होगा, ओनली लिखा हुआ है तो गलत ही होगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, थोड़ा सा समय दीजिए। फिर देखो ऑल, अब यहाँ भी तो ऑल लिखा हुआ है। ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर एंड ओवर टाइम पेमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में रूलिंग दिया। क्या? सुप्रीम कोर्ट ने 2020 रूल दैट द कैजुअल वर्कर्स शुड रिसीव सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इंक्लूडिंग ईपीएफ, ऐसा 2020 में कहा। एंड दे आर आल्सो एंटाइटल्ड टू रेगुलर वर्किंग आवर एंड ओवर टाइम पेमेंट सिमिलर टू परमानेंट एम्प्लॉइज। तो ये वाला बात तो सही है,
ऑन ग्राउंड, लेकिन दिस इज रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, द गवर्नमेंट कैन बाई नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री शैल पे वेजेस ओनली थ्रू इट्स बैंक अकाउंट। सही बात है, मतलब इसमें क्यों ज़्यादा पीएचडी करना है या सोचना है। एक तो एलिमिनेशन से भी हमको पता चल गया कि ये स्टेटमेंट मेरा सही ही है, एंड दूसरा एक आपको एक्ट है पेमेंट ऑफ वेजेस 1936, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, जिसको 2017 में अमेंड किया गया। इसके हिसाब से एम्प्लॉयर कैन नाउ पे वेजेस इन 3 वेज। कौन कौन सा 3 तरीका है? कैश के थ्रू दे सकता है, चेक के थ्रू दे सकता है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के थ्रू दे सकता है। गवर्नमेंट कैन मैंडेट डिजिटल पेमेंट फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, ये भी ऑप्शन रहे तो ये भी सही होगा। आंसर क्या होगा? आंसर होगा 2 and 3 ओनली। क्लियर है? रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। देखो, सुप्रीम कोर्ट इन 2020 रूल दैट कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स अंडर ईपीएफ। दे मस्ट आल्सो रिसीव रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पे लाइक परमानेंट एम्प्लॉय। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, जो 1991 में एलपीजी रिफॉर्म हुआ, तो यहाँ पे पूछ रहा है 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है कि जब ये 1991 वाला रिफॉर्म हुआ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2020 का क्वेश्चन है। अब कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है 1 2 3 4, हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो आप बताओ 1991 के पहले क्या हो रहा था? इंडिया हैड स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन इंडस्ट्रीज, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एंड जो 1991 के पहले जो भी नियम कानून थे दैट रिस्ट्रिक्टेड द इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर 1991 में क्या होता है? गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करता है एलपीजी रिफॉर्म को, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म को, टू ओपन द इकोनॉमी एंड टू बूस्ट द डेवलपमेंट। अब पूछ रहा है विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन क्या क्या हुआ होगा? पहला, वर्कर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड इन अर्बन एरिया while it decreased in रूरल एरियाज। देखो 1991 के बाद ना प्रोडक्टिविटी तो बढ़ा है, बट जो क्वेश्चन कह रहा है वैसा नहीं हुआ है। प्रोडक्टिविटी आपको दोनों रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया दोनों जगह के वर्कर का प्रोडक्टिविटी बढ़ा है। ठीक है। एंड ये चीज आप सोच कैसे सकते हो? ये सोच आप ऐसे सकते हो कि अगर कोई चीज अर्बन एरिया में होगा ना तो रूरल एरिया में भी उसका इफेक्ट दिखेगा, भले थोड़ा देर से भी दिखे। अब आप एक बात बताओ, आप ये कौन से बुक को या नोट्स को पढ़ के आप इस तरीके के स्टेटमेंट को एग्जाम में याद रख लोगे एंड सॉल्व कर लोगे? बताओ, अगर आप कहीं ये पढ़ भी लोगे ना तो भी ये दिमाग में थोड़ी मतलब एग्जैक्ट रहेगा आपके। सो वर्कर प्रोडक्टिविटी दैट इज रुपीज पर वर्कर एट 2004 प्राइसेस, इट इंक्रीज्ड इन अर्बन एरिया, लेकिन डिक्रीज हुआ रूरल एरिया में नहीं। वर्कर प्रोडक्टिविटी दोनों जगह इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ, क्या हुआ, ये सब जानने का जरूरत नहीं है। सो पहला स्टेटमेंट गलत, पहला गलत, तो ये गलत एंड ये गलत। दूसरा देखिए, द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरिया इन वर्कफोर्स वो स्टेडली इंक्रीज हुआ। अब आप एक बात बताओ, सोचना, एकदम सोचना है। देखो जैसे यह ए और डी गलत हुआ तो 1 and 2 1 and 2, तो 2 तो पक्का गलत हो गया मेरा, राइट। लेकिन फिर भी सोचना है। कैसे सोचना है? मान लो इस स्टेटमेंट में आपको डाउट भी था, थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि डाउट होगा, लेकिन आप समझिए जब एलपीजी रिफॉर्म होगा तो परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन वर्कफोर्स वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? वो कॉमन सेंस क्या कह रहे हैं? डिक्रीज करेगा ना, क्योंकि ये जो एलपीजी रिफॉर्म हुआ इसका इफेक्ट आपको कहाँ दिखेगा? इसका इफेक्ट आपको दिखेगा अर्बन एरियाज में। तो रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ क्या होगा? माइग्रेशन होगा, नहीं होगा? सोच पा रहे हैं ये चीज? आप समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? कि जो एलपीजी रिफॉर्म हुए उसका असर आपको दिखेगा अर्बन एरिया में, तो रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ तो जाएंगे ना लोग। तो परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरिया इन वर्कफोर्स वो तो डिक्रीज करेगा। 2 गलत हो गया, वैसे तो गलत था ही 1 के कारण, लेकिन ठीक है, अगर 1 पे डाउट था तो भी गलत हो गया। अब थर्ड स्टेटमेंट देखिए, इन रूरल एरियाज द ग्रोथ इन नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज्ड, होगा या नहीं होगा आप बताओ? एंड वैसे भी 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो 3 को तो पक्का सही होना ही है। एंड रूरल एरियाज में क्या बोल रहा है? नॉन फार्म इकोनॉमी वो इंक्रीज हुआ। तो पहले 1991 के पहले तो रूरल एरियाज डिपेंडेंट मोस्टली ऑन एग्रीकल्चर, लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज वो भी रूरल एरियाज में इंक्रीज हो गया। सो फार्मिंग में रिलायंस, फार्मिंग में डिपेंडेंस कम हो गया, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस कम हो गया। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है। फिर देखो, द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट वो डिक्रीज हुआ। सोचो, कॉमन सेंस है ना भाई। जैसे अभी हम आपको बताएं कि वर्कर प्रोडक्टिविटी दोनों जगह बढ़ा, तो क्या रीजन हम लोग सोचे कि हाँ ठीक है ना, एलपीजी रिफॉर्म आया, ठीक है, वो
बहुत अगर असर अर्बन एरियाज में दिखा रहा होगा तो रूरल एरियाज में भी कुछ असर हुआ होगा, भले थोड़ा लेट से ही हो। तो जब हुआ होगा तो आपको हुआ क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट का क्या हिसाब किताब हुआ होगा, एम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ा होगा। बोल रहा है ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट वो डिक्रीज हुआ। ग्रोथ रेट का बात हो रहा है कि रूरल एम्प्लॉयमेंट जो है वो मान लो 4% से बढ़ रहा था तो अब वो डिक्रीज हुआ। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। कैसे सही है, सोचिएगा थोड़ा सा कि जब ये 1991 का एलपीजी रिफॉर्म हुआ अर्बन एरियाज में, राइट, तो ज्यादा स्कोप कहाँ हुआ, यहाँ पे रूरल एरियाज में दिखेगा लेकिन समय लगेगा, है ना। तो ग्रोथ रेट जो है वो क्या हुआ होगा, वो डिक्रीज हुआ होगा। कहने का मतलब है ये हम नहीं कह रहे हैं कि ग्रोथ रेट जो है वो निगेटिव में चला गया होगा, हम बस ये कह रहे हैं कि ग्रोथ रेट 4% था वो 3% हुआ होगा। एंड ऐसा क्यों, क्योंकि कम जॉब थे ना रूरल एरियाज में, कम जॉब हो रहे थे ड्यू टू मैकेनाइजेशन। एलपीजी के कारण क्या हुआ, मैकेनाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर का, फार्मिंग का। एलपीजी के कारण माइग्रेशन हुआ, चेंजेस इन इकोनॉमी आपको देखने को मिले। तो जब ये सारा कुछ हुआ तो क्या हम कह सकते हैं कि रूरल एरियाज में जॉब कम थे, तो जॉब जो है वो क्या हुआ, ग्रोथ रेट कम हुआ। 4% से ग्रो हो रहा था वो 3% से होने लगा। ऐसा सिर्फ समझने के लिए हम दे रहे हैं एग्जांपल, ये 4% 3%, ठीक है। तो आंसर क्या सही होगा, आंसर होगा बी 3 और 4। एंड फिर भी अगर बहुत सारा कुछ खिचड़ी हो गया, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये तो सही है कि आपको ये गलत हो गया, राइट। इसमें तो डाउट नहीं था कि वर्कर प्रोडक्टिविटी वो इंक्रीज हुआ रूरल एरियाज में, अर्बन एरिया में लेकिन डिक्रीज हुआ रूरल एरिया में। हम तो बताएं आपको कि वर्कर प्रोडक्टिविटी जो है वो तो 100% इंक्रीज हुआ रूरल में भी अर्बन में भी। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। चलो 2 वाला में देखो, परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन वर्कफोर्स वो इंक्रीज हुआ। कैसे इंक्रीज होगा, एलपीजी का असर कहाँ दिख रहा है, एलपीजी का असर दिख रहा है अर्बन एरियाज में। एलपीजी का असर आपको कहाँ दिख रहा है, सबसे पहले अर्बन एरियाज में, धीरे धीरे रूरल एरियाज में दिखेगा, लेकिन शुरू में कहाँ, अर्बन एरियाज में। तो लोग यहाँ से यहाँ जाएंगे, माइग्रेशन होगा। तो रूरल एरिया का वर्कफोर्स पे परसेंटेज वो कम होगा कि ज़्यादा होगा, कम होगा ना। तो सेकंड यहाँ तो लिख रहा है ज़्यादा हुआ, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। जैसे आपको 2 या 1 गलत हो रहा है तो ये दोनों हो गया। अब आप वो लॉजिक लगाओ, ज़्यादा ऑप्शन कम ऑप्शन, इसमें 2 3 4 है, इसमें सिर्फ 3 है, इसमें 3 4 है, इसमें सिर्फ 3 है। तो आप किसके साथ जाओगे अगर आप नहीं सोच पा रहे हो तो। एंड पहले भी बताएं 90 to 95% सही ही होता है, एंड जो गलत होता है हम तो ऑनेस्टली आपको वो भी दिखा दिए, ठीक है। जो भी रिक्वायर्ड डेटा एंड इंफॉर्मेशन का जरूरत है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विथ रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया which one of the following statement is correct। देखो, after independence, that is 1947, India introduced land reforms to correct the issues caused by British land revenue system, जैसे कि जमींदारी सिस्टम, जैसे कि रैयतवारी सिस्टम, जैसे कि महलवारी सिस्टम। सारा कुछ मॉडर्न इंडिया में बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। मॉडर्न इंडिया का पीवाईक्यू देखिए, बहुत डिटेल में एंड बहुत आसान भाषा में समझे हैं। सो ये जो ब्रिटिश सिस्टम था, इसके कारण जो इश्यू हुआ उसको लैंड रिफॉर्म के थ्रू करेक्ट किया गया। दीज रिफॉर्म एम टू रिड्यूस लैंड डोमिनेंस, लैंडलॉर्ड डोमिनेंस। किसका वर्चस्व था, जमींदार का, उसके वर्चस्व को कम करना था, उसके डोमिनेंस को कम करना था। दूसरा पर्पस था रीडिस्ट्रीब्यूट करना था लैंड को। तीसरा था एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना था। तो ये लैंड रिफॉर्म के अगर की फीचर को देखें तो पहला बोल सकते हैं एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। सो दिस लैंड रिफॉर्म रिमूव द जमींदार एंड ट्रांसफर द लैंड टू द टेनेंट्स। ये लैंड रिफॉर्म जो है इसका एक और फीचर था ये लैंड सीलिंग लॉस का, कि एक आदमी को इतना ही लैंड होगा। दिस पुट अ लिमिट ऑन लैंड ओनरशिप एंड एक्स्ट्रा लैंड जो होगा वो लैंडलेस फार्मर को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तीसरा, टेनेंट प्रोटेक्शन। दिस रिफॉर्म गिव सिक्योरिटी टू द टेनेंट्स to prevent exploitation by landlords। एंड चौथा क्या था लैंड रिफॉर्म का फीचर, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। दैट इज इट मर्ज्ड द small land plots into bigger farm to improve the efficiency। अब करेक्ट कौन सा है, लिख रहा है लैंड रिफॉर्म परमिटेड नो एग्जम्पशन टू सीलिंग लिमिट्स। गलत है, एग्जम्पशन तो थे ही ना लैंड सीलिंग लॉज पे। सम लैंड्स वेयर नॉट काउंटेड अंडर लैंड सीलिंग लॉज, जैसे गार्डन लैंड हो गया, फॉरेस्ट लैंड हो गया, बैरन लैंड हो गया, ये लैंड सीलिंग के अंदर में नहीं आते थे, तो गलत हो गया। सी पढ़िए, इट रिजल्टेड इन कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप एज प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ
कल्टीवेशन। ध्यान ये रहे कि लैंड रिफॉर्म जो था ना वो लैंड ओनरशिप पे फोकस कर रहा था, ना कि कौन सा क्रॉप ग्रो किया जा रहा है। कैश क्रॉप कल्टीवेशन जैसे टी कल्टीवेशन, कॉटन कल्टीवेशन, शुगर केन कल्टीवेशन, वो ऑल टुगेदर सेपरेट इशू है। हमको तो यहाँ लैंड रिफॉर्म के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। ए पढ़िए, लैंड सीलिंग्स वर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग्स and not individual holdings. No, land ceiling applied to individual holdings. Land ceiling laws set a maximum limit of land that an individual could own. यहाँ तो बोल रहा है कि लैंड सीलिंग जो है वो इंडिविजुअल होल्डिंग पे लगता ही नहीं था, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब पढ़िए बी, द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म वॉज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल लैंड टू all the landless. This is correct na. The goal was to transfer the land from the rich landlords to landless farmers. This improved the agricultural output, reduced the poverty and promoted equality. आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी। जितना इंफॉर्मेशन जरूरी है सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है, इससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विथ रेफरेंस टू इंडियाज 5-year प्लान विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। 2019 का क्वेश्चन है। वी ऑल नो इंडिया अडॉप्टेड 5-year प्लान मॉडल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? सोवियत यूनियन से। एंड हर प्लान जो था, हर 5-year प्लान focused on different aspects of growth and development. पहला देखिए क्या कह रहा है, from second 5-year plan there was a determined thrust towards substitution of basic and capital goods industry. This is correct ना। second 5-year plan का term क्या था? 1956 से 1961, and this second 5-year plan focused on rapid industrialization. Emphasis was on basic and capital industries capital goods industries जैसे कि steel, heavy machinery, infrastructure. The idea was to set up a strong industrial base before developing consumer goods industry. कि basic industry जैसे steel, coal, heavy engineering अगर ये बना देंगे तो this will support the consumer good industry. Basic point यही था। तो पहला statement जो है ये तो सही हो गया। दूसरा देखिए, Fourth 5-year plan adopted the objective of correcting the earlier trends of increased concentration of wealth and economic power. बस इतना भी ध्यान होता कि फोर्थ 5-year प्लान जो है सोशलिज्म वाले रास्ते पे चल रहा था तो भी काम हो जाता। जो अर्लियर प्लान्स थे ना, फर्स्ट टू थर्ड 5-year प्लान दैट फोकस्ड ऑन इंडस्ट्रीज, अर्बन ग्रोथ, उससे होगा क्या? उससे वेल्थ कंसंट्रेशन होगा ना इन द हैंड्स ऑफ फ्यू इंडस्ट्रियलिस्ट। लेकिन फोर्थ 5-year प्लान जिसका टाइम पीरियड 1969 से 1974 था। This fourth 5-year plan it aimed to reduce the wealth inequality inspired by directive principle of state policy. This plan promoted socialistic policies like nationalization of banks 1969 में हुआ, एंटी मोनोपोली लॉज ये सब पास हुए उस दरमियान, टू रिड्यूस द इकोनॉमिक पावर कंसंट्रेशन। पर्पस था कि सोशलिज्म की तरफ बढ़े, क्योंकि इसके पहले 1 से 3 तक हुआ क्या? 1 से 3 तक इंडस्ट्रीज, अर्बन ग्रोथ पे फोकस था। तो फोर्थ 5-year प्लान पे फोकस ये हुआ कि सोशलिज्म की तरफ बढ़े एंड गरीब अमीर के बीच में जो गैप है उस गैप को कम किया जाए। दिस वॉज फोर्थ 5-year प्लान। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। पूछा कब है? 2019 में। आप खुद से सोच लो, प्लानिंग कमीशन अबॉलिश हो चुका है, उसका जगह कौन ले लिया? नीति आयोग। फिर भी पूछा है तो 5-year प्लान इंपॉर्टेंट है। क्या करना है? हर प्लान के बेसिक ऑब्जेक्टिव को दिमाग में रखना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हर प्लान बेसिक क्या बात करता है बस उसके बारे में देखना है। थर्ड देखिए, इन द फिफ्थ 5-year प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम द फाइनेंशियल सेक्टर वाज इंक्लूडेड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लान। ये थर्ड गलत है एंड फर्स्ट एंड सेकंड अगर सही है तो फिर सही हो गया। क्यों गलत है? बिकॉज इट वॉज नॉट द फिफ्थ 5-year प्लान बट इट वॉज द 9th 5-year प्लान जिसका टाइम पीरियड था आपको 1997 से 2002। This was the first plan to integrate the financial sector reforms. This 9th 5-year plan, it emphasized banking, insurance, capital market, financial institution as key drivers of growth. So 9th plan के पहले जो था ना, financial sector was not the major focus. क्लियर है? सही है। चलो सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 2017 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैव occurred in India after its liberalization of economic policies in 1991. So हमने पहले भी देखा कि 1991 में इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी by bringing the LPG reform, by bringing liberalization, privatization, globalization. And इस रिफॉर्म से हुआ क्या? These reforms opened up India's economy to the global trade, foreign investment and reduce the government control over industries. तो हमसे पूछ रहा है which of the following have occurred in India after its
लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज इन 1991, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इंक्रीज्ड इनॉर्मसली। कैसे हो सकता है इनॉर्मसली? हाँ, ऊपर से मान लो एक बात बोलते हैं कि जीडीपी में, आप समझने का प्रयास करना, जीडीपी में जो शेयर एग्रीकल्चर का है वो 1991 के बाद और बढ़ेगा। सोचो, जब 1991 का रिफॉर्म हुआ तो एलपीजी रिफॉर्म से कहाँ आपको इफेक्ट दिखेगा? इंडस्ट्रियल सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, है ना? तो इसमें ना ग्रोथ दिखेगा, इसका आपको परसेंटेज बढ़ सकता है। एग्रीकल्चर का तो कम ही होगा ना पूरे जीडीपी में, क्योंकि इनका शेयर बढ़ रहा है तो एग्रीकल्चर का शेयर कम होगा। यहाँ लिख रहा है कि एग्रीकल्चर का शेयर इंक्रीज हो गया जीडीपी में, तो समझ में आना चाहिए कि स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। एंड वो भी थोड़ा बहुत नहीं, इनॉर्मसली हो गया, तो पहला गलत हो जाएगा। गलत हुआ, ठीक है। इस पे अब क्यों कोई डेटा आपको समझना है, समझिए। लिबरलाइजेशन का असर कहाँ दिखेगा? इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो इनका मान लो ऐसा कुछ होगा, हम सिर्फ समझाने के पर्पज से बता रहे हैं कि मान लो ये पाई चार्ट है, ऐसे समझो कि ऐसा कुछ होता होगा, सिर्फ समझने के लिए, है ना। तो ये मान लो एग्रीकल्चर का है, ये सर्विस सेक्टर का है, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर का है। तो होने को अगर हुआ होगा शेयर, तो शेयर कैसा बढ़ा होगा? शेयर कुछ ऐसा बढ़ा होगा कि चलो ठीक है, सर्विस सेक्टर का अब शेयर इतना हो गया, एग्रीकल्चर का तो और कम ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर का बढ़ेगा एलपीजी रिफॉर्म से, तो ये तो और डिक्लाइन होगा ना। एंड और क्यों गलत होगा? क्योंकि इनॉर्मसली वर्ड भी ऐड कर दिया है, तो 1 गलत हो गया। इसका मतलब कि 2 तो पक्का सही होगा। 2 क्या कह रहा है? शेयर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इन द वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज। यही तो किया भी ना गया, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अलाउड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अलाउड ट्रेड टू ग्रो। इंडियन प्रोडक्ट जो है ना, इट गेन्ड ग्लोबल एक्सेप्टेंस, ट्रेड वर्ल्ड वाइड एक्सपैंड हुआ, इंडिया का एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ मैसिवली। तो सेकंड पक्का सही हो गया। सोचिएगा, एफडीआई इनफ्लो इंक्रीज, तो फिर किए क्यों हम लोग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन? 1991 के पहले इंडिया को बहुत कम एफडीआई आता था, लेकिन आफ्टर रिफॉर्म फॉरेन कंपनी इंडिया में हेविली इन्वेस्ट करने लगा। तो ये थर्ड वाला भी सही होगा। एंड वो यहाँ से भी पता चल रहा है कि 2 and 3 तो पक्का है। हमको जाना है 4 के बारे में। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज्ड इनॉर्मसली, ये स्टेटमेंट सही होगा। 1991 का क्राइसिस जिसके कारण एलपीजी रिफॉर्म लाया गया, इंडिया हैड ओनली 5.8 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व, एंड इससे वो बेयरली 3 वीक्स का वो इंपोर्ट कर सकता था। एंड इसके कारण क्या हुआ? 1991 के रिफॉर्म्स को लाया गया। एंड आज मतलब नतीजा क्या है कि $500 बिलियन से ज्यादा का इंडिया का आज फॉरेक्स रिजर्व है। तो कहाँ 5-6 था, वो 500 से ज्यादा है। तो डी, 4th वाला स्टेटमेंट सही होगा। आंसर क्या होगा? बी। यहाँ भी देखिए, पहला वाला जैसे गलत हुआ तो इसमें था 2-3, उससे ज्यादा था 2-3-4, यही स्टेटमेंट, यही वाला ऑप्शन सही हुआ। यही ऑब्जर्वेशन का हम बात कर रहे थे, लेकिन गलत भी हुआ एक जगह, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है, देखो ये सब डेटा वगैरह दिया हुआ है आपके लिए, ठीक है, लेकिन बात को समझिए ये कि इसके लिए आपको थोड़ी कोई डेटा का जरूरत था। ये तो कॉमन सेंस अंडरस्टैंड, मतलब कॉमन सेंस से आप सॉल्व कर सकते थे ना कि एलपीजी आया, उससे इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर का ग्रोथ होगा, तो उसका जीडीपी में शेयर बढ़ेगा। तो एग्रीकल्चर का शेयर तो कम ही होगा ना। 100% में अगर किसी का बढ़ रहा है तो किसी का कम होगा, एग्रीकल्चर का ही कम होगा। क्यों? क्योंकि एलपीजी का एग्रीकल्चर पे असर बहुत, अगर दिखना भी होगा तो बहुत दिन के बाद दिखेगा, उससे ज़्यादा उसका सर्विस एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में असर दिखेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 12th 5-year प्लान इज। ये जो 12th 5-year प्लान था, इसका टाइम पीरियड क्या था? 2012 से 2017, 5 साल, राइट। एंड दिस वाज द लास्ट 5-year प्लान। उसका आपको मेन ऑब्जेक्टिव, थीम पूछा है, क्या होगा? फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। फास्टर ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। 5-year प्लान एक बार रिवाइज किया जाए जल्दी से, बेसिक बात। 5-year प्लान क्या है? दीज आर लॉन्ग टर्म नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम that help a country plan its economic growth। कि ये एक तरीके का क्या है? एक तरीके का प्लान ही तो है 5-year प्लान। कैसा प्लान है, कैसा प्रोग्राम है? तो लंबा प्रोग्राम है ना, लॉन्ग टर्म प्लान है। नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम एंड ऑफ लॉन्ग टर्म, जो कि कंट्री को मदद करेगा कि कंट्री अपना इकोनॉमिक ग्रोथ प्लान कर सके इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। दिस 5-year प्लान वाज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड बाय
जोसेफ स्टालिन इन सोवियत यूनियन, कब? 1920s में। फिर मेनी कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट कंट्रीज later adopted them। इंडिया का पहला 5 ईयर प्लान was started in 1951 अंडर प्रधानमंत्री नेहरू जी, है ना। He was heavily influenced by socialism, ठीक है। एंड यहाँ हमसे पूछा 12th 5 ईयर प्लान, उसका आंसर क्या होगा? फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ was the main theme, was the main objective of 12th 5 ईयर प्लान। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पूछ रहे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, 2013 का क्वेश्चन है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? मान लो कि मेरे पास ये, हम ऐसे सिर्फ समझाने के पर्पज से समझा रहे हैं, ठीक है। मान लो कि मेरे पास ये 100 पेड़ हैं छोटे छोटे, राइट, 100 प्लांट्स है। अब ये प्लांट्स को लगाने के लिए मेरे पास कितना है? 10 आदमी है, ठीक है, 10 पर्सन है मेरे पास। एंड ये हमको एक दिन में ये काम हमको करवा देना है, ठीक है, कि 100 प्लांट्स हमको लगवा देना है प्रॉपर तरीके से, है ना। एंड इसके लिए हमको जो भी करना है, मतलब मिट्टी तैयार करना है, सॉइल को तैयार करना है, पेड़ लगाना है, जो भी कुछ करना है, पेड़ को बहुत अच्छे तरीके से फेंस भी कर देना है ताकि जानवर वगैरह इस पेड़ को खराब ना करे। ये एक काम है, ठीक है। अब ये काम करने के लिए 10 लोग लगेंगे एंड एक दिन में ये काम तब आराम से हो जाएगा, जो कि मेरा टारगेट है। अगर 9 पर्सन अगर होते हैं तो शायद हमको दिक्कत होगा ये काम एक दिन में कंप्लीट होने में, राइट। 10 पर्सन आराम से इस काम को कर देंगे। अगर इसमें एक भी पर्सन हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे ना, तो भी कोई खास असर पड़ेगा नहीं, पड़ेगा ही नहीं कोई असर। एक ही दिन लगेगा एंड प्रोडक्टिविटी वही रहेगा, आउटपुट वही रहेगा। तो ये जो एक पर्सन लगा यहाँ पे एक्स्ट्रा, जो 10th जरूरत था, 11 पर्सन आया, मतलब एक पर्सन जो एक्स्ट्रा है, इसका एक्चुअली में जरूरत है क्या इस काम के लिए? नहीं। सो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है? इट हैपन व्हेन मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअली नीडेड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, कि इस काम को करने के लिए 10 लोगों का जरूरत था लेकिन 11 लोग लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं क्या कि ये जो एक पर्सन है, दिस वन पर्सन डज नॉट कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्शन, बल्कि इसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है? 0 है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि एक वर्कर के ऐड होने से कितना प्रोडक्टिविटी बढ़ा, तो वो कितना हो जाएगा? 0। कि एक्स्ट्रा वर्कर तो लग गया लेकिन आउटपुट कुछ भी एक्स्ट्रा है नहीं। इफ अ जॉब नीड्स ओनली 10 पीपल, समझिएगा, बट उसमें 15 लोग काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? 5 जो एक्स्ट्रा हैं, दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोडक्शन। अब ये जो 5 पीपल है ना, दे अपीयर टू बी एम्प्लॉयड बट आर एक्चुअली नॉट एडिंग टू द टोटल आउटपुट। तो इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा, जो दिख तो नहीं रहा है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट ही तो है। एंड दिस इज वेरी वेरी मच कॉमन इन एग्रीकल्चर। कि एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है कि जितना, मान लो ये खेत को तैयार करना है, इसमें हमको बीज लगाना है, जितने लोग से हो जाएगा काम, उससे ज्यादा लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड है। अगर ये दोनों पर्सन को हटा दे तो भी प्रोडक्टिविटी, तो भी आउटपुट उतना ही रहेगा। So in India's rural areas, many farms have more workers than necessary, leading to disguised unemployment. So disguised unemployment समझ में आ गया कि जो वो एक्स्ट्रा पर्सन ऐड हुआ ना, वो कितना आउटपुट देगा, ठीक है। जैसे समझा देते हैं तब आपको शायद समझ में आ जाए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होता है। जैसे मानो ये एक आदमी था, राइट, ये मान लो 2 रोटी बनाता है, अब एक आदमी और आ गया, मतलब अभी कितना हो गया? 1 + 1। अब रोटी कितना बन रहा है? 4 रोटी बना। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितना हुआ? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हुआ मतलब एक आदमी के आने से कितना हो गया? +2 रोटी ना, एक आदमी के ऐड होने से 2 रोटी एक्स्ट्रा बना, तो ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हुआ। अब मान लो यहाँ पे समझिएगा, अब मान लो कि एक आदमी और आ गया, मार्जिनल, अब रोटी कितना बना? 5 ही रोटी बना। तो अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो गया? पहले 4 बन रहा था, अब 5 बन गया, तो कितना हुआ? 1 ही एक्स्ट्रा रोटी बना। तो एक आदमी के और ऐड हो जाने से क्या हो गया? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो 4 था, वो जो पहले 2 था, वो कम होके 1 हो गया। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है ना कि एक पर्सन जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ, उसके ऐड होने से प्रोडक्शन कितना एक्स्ट्रा हो पाया। तो इस केस में तो जैसे हमको साफ दिख रहा था ना कि एक आदमी था, 2 रोटी बनाया, एक आदमी और आया तो 4 रोटी बना, मतलब एक आदमी के ऐड होने से 2 रोटी एक्स्ट्रा बन गया। चलो, ये 2 रोटी का 4 हो गया, 2 आदमी का 4 हो गया, ठीक है। अब ये 2 आदमी थे, एक आदमी इसमें और ऐड हो गया, रोटी 4 से कितना बना? 5, मतलब रोटी कितना एक्स्ट्रा बना? 1। तो यहाँ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितना हो गया? 1। अब एक आदमी और ऐड कर दो, मतलब 1 + 1 + 1, ये तो थे पहले से 3, अब एक और ऐड कर दो, रोटी कितना बना? यहाँ पे 3 लोग थे तो 5, 4 लोग हैं तो भी 5 रोटी बना। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितना हुआ? 5 का 5 ही रोटी तो बना, तो प्रोडक्टिविटी 0 हो गया ना। अब बात को समझिएगा, अब मान लो कितने लोग हुए? 1 2 3 4, अब हम एक आदमी और बढ़ा देते हैं, 3 4 5, अब रोटी कितना बना? 4, मतलब अभी 5 लोग हैं
तो रोटी 4 ही बन रहा है, जब 4 लोग थे तो रोटी 5 बन रहा था। मतलब क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी क्या हो गया, एक कम हो गया। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो गया, निगेटिव में चला गया। अब ऐसा क्यों हो रहा होगा, क्योंकि कुछ लोग काम कर रहे होंगे एंड कुछ लोग गप कर रहे होंगे, है ना, बात कर रहे होंगे, बकवास कर रहे होंगे, तो यहाँ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निगेटिव हो गया। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो 0 होता है, कि वो जो पर्सन है ना, इस पर्सन को हटा दो ना, ये जो 10 आदमी था 11 आदमी हुआ, 1 आदमी एक्स्ट्रा हुआ, इसको हटा दो तो भी आउटपुट उतना ही रहेगा। यहाँ 3 लोग थे, यहाँ 4 लोग हैं, यहाँ 5 रोटी बन रहा है, यहाँ 5 रोटी बन रहा है, तो ये जो एक्स्ट्रा आदमी है ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितना है, 0 है। दिस इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बाकी देखो, लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड, ये तो नहीं होगा। अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अवेलेबल, ये तो नहीं होगा। प्रोडक्टिविटी वर्कर का कम हो जाता है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। क्या कह रहा है, ये 2012 का क्वेश्चन है। ठीक, बस सेंस ले लीजिए, ये सब क्वेश्चन बहुत कम चांस से रिपीट होगा, लेकिन सेंस ले लीजिए कि क्वेश्चन किस तरीके का पूछ रहा है, ताकि अगर हम इस तरीके का चीज़ अगर करंट अफेयर से पढ़ रहे हैं तो हम इसी प्रकार से पढ़ें। क्या कह रहा है, देखो, हाउ डू डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज हेल्प इन रिडक्शन ऑफ रूरल पॉवर्टी इन इंडिया, कि ये जो डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी है ये किस प्रकार से रूरल पॉवर्टी को कम कर रहा है इंडिया में। सो ये जो डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी है, DRDA, दिस इज एन इंपॉर्टेंट बॉडी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, नाम से पता चल रहा है, दैट मैनेजेस एंड इम्प्लीमेंट द एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। दिस बॉडी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन कोऑर्डिनेटिंग डेवलपमेंटल एफर्ट्स, राइट। दिस इज नॉट अ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यहाँ लिख रहा है DRDA एक्ट एज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन सर्टेन स्पेसिफाइड बैकवर्ड रीजन। अगर ये स्टेटमेंट आप गलत कर लेते कि कैसे कोई बॉडी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जैसा काम करेगा, अगर ये बॉडी को आप गलत कर लेते ये स्टेटमेंट को, तो आपके पास ये बचता। एंड फिर देखिए, जहाँ ज़्यादा ऑप्शन है वो सही होगा, इसमें भी वही होगा, राइट। लेकिन देखते हैं हम लोग, तो जैसे आप 1 एंड A एंड D को गलत किए 1 के कारण, कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जैसे कैसे मतलब काम कर सकता है, जैसे आप इसको गलत किए तो आपका 2 भी गलत हो गया, क्योंकि इसमें तो 2 है ही नहीं, तो 2 भी गलत हो गया। क्या कह रहा है, DRDA अंडरटेक एरिया स्पेसिफिक साइंटिफिक स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन एंड प्रिपेयर डिटेल रेमेडियल मेजर्स। देखो, पहले तो इसके रिगार्डिंग ये समझ लीजिए कि this DRDA is a government agency responsible for implementing the anti-poverty program in rural areas. It act as a coordinator, facilitator. It help in development process. जहाँ तक दूसरा स्टेटमेंट का बात है, तो DRDA does not conduct scientific studies on poverty and malnutrition. Instead, ये बॉडी जो है ना DRDA, it identifies BPL families based on government surveys. And main focus क्या है इसका, मेन फोकस है स्कीम को इम्प्लीमेंट करना, रिसर्च करना इसका फंक्शन नहीं है, साइंटिफिक स्टडी कंडक्ट करना इसका काम नहीं है। तो 2 गलत हो गया। थर्ड देखो, DRDA सिक्योर इंटर सेक्टोरल इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, यही तो पढ़ रहे हैं ना, एंड कोऑपरेशन फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, ये स्टेटमेंट सही है। फिर चौथा, DRDA वॉच ओवर एंड इंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स intended for anti-poverty program, ये भी सही है, right? It also help BPL family get financial assistance through bank, through government schemes. बहुत कुछ नहीं भी पता होता अगर ये स्टेटमेंट गलत कर लेते कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, कि DRDA कैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जैसा काम कर सकता है, तो 1 गलत, ये गलत, राइट। फिर से समझिए, साइंटिफिक स्टडी करना मतलब थोड़ा अजीब सा बात है नहीं, बताओ, तो ये भी गलत हो जाएगा। एंड अगर नहीं भी पता चल पा रहा है ना कि ये गलत है कि नहीं, ऑप्शन जैसे कट किए तो 2 तो वैसे ही चला गया। अगर 1 गलत है तो A D गलत हो गया, 2 उसी में है, A और D में ही है। अब B C का बात करते हैं तो B में है 3 4, इसमें है 4। एक बार पढ़ के देख लेते हैं कि DRDA सिक्योर इंटर सेक्टोरल इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, एंड यहाँ पे भी एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम है। तो अगर 4 सही है कि वॉच ओवर एंड इंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड इंटेंडेड फॉर एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, तो ये कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन में क्या इशू है। एंड फिर भी डाउट लग रहा है तो जो ज़्यादा है जहाँ पे उसके साथ जाइए। आंसर क्या होगा, आंसर होगा B 3 और 4, राइट। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। हालांकि एक बात हम आपको फिर से बता देते हैं, अगर आप बिना वीडियो के PDF को देखोगे तो यही तो बात है ना, फिर ये हिम्मत कहाँ से आएगा कि हम ये एंड इसको कट कर पाएँ, ये हिम्मत कहाँ से आएगा कि अगर नहीं जानकारी हो पा रहा है तो हम 3 और 4 को सही करें, एंड ये हिम्मत कहाँ से आएगा कि हर बॉडी साइंटिफिक स्टडी कंडक्ट करे। ये बहुत मतलब टफ बात हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। अगर PDF वगैरह चाहिए तो यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे
जो वीडियोस थे जैसे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, उसको मैंने मर्ज करके डाला है ताकि आप उसको अच्छे से रिवाइज कर पाओ। एक बार बैठो, एक सब्जेक्ट खत्म करो, वो 4 घंटे का है, 7 घंटे का है, 3 घंटे का है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड ध्यान रहे, बहुत अच्छे से ध्यान रहे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपका रास्ता बनाएगा प्रीलिम को क्लियर करने के लिए। प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपका एकमात्र साथी हो सकता है। सो बहुत अच्छे से देखना है, बहुत अच्छे से पीडीएफ के थ्रू रिवाइज करना है। एंड वो पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।